सुप्रभात बच्चों। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने शब्द निर्माण के बारे में चर्चा की एवं ये जाना शब्द निर्माण कैसे होता है, उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग एवं प्रत्यय का शब्द निर्माण में क्या महत्व होता है, किस प्रकार से उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से उपसर्ग हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की। अब आगे हमारा आने वाला अध्याय है समास। इस वीडियो में हम लोग समास के बारे में चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि समास क्या होता है, समास का निर्माण किस प्रकार से होता है, समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त कर देना, यानी कोई बड़ी चीज़ है उसको छोटा कर देना, वो कहलाता है समास। किस तरीके से किसको छोटा कर देना? शब्दों को किस तरीके से, वाक्य शब्दों को किस तरीके से, जैसे कि मुंबई में बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं। इसकी जगह यदि हम यहाँ एक शब्द रखें समास का प्रयोग करके गगनचुंबी, तो वो वाक्य है संक्षिप्त हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो समास का इस प्रकार से योगदान होता है। हम ये न कहकर कि मुंबई में बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं, न कहकर के हम अगर ये कहें कि मुंबई में गगनचुंबी इमारतें हैं, तो हमारा वाक्य छोटा हो गया। तो समास का मतलब है किसी भी चीज़ को संक्षिप्त कर देना। अब आगे देखते हैं, व्याकरणिक दृष्टि से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं तथा इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे गंगाजल, रामावतार, प्रश्नोत्तर आदि। वास्तव में कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास का मुख्य प्रयोजन है, यानी मुख्य उद्देश्य समास का क्या है कि कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट किया जा सके, ज़्यादा बात कही जा सके कम शब्दों में। तो समास का यही उद्देश्य है, प्रयोजन। जैसे एक शब्द सुना होगा शुभागमन, तो शुभागमन समास है। किस प्रकार से? इसका विग्रह करने पर मिलता है शुभ है जो आगमन, यानी जो आगमन, जो किसी का आना यदि शुभ होता है तो उसे कहते हैं शुभागमन। तो इस इतने बड़े वाक्य के लिए हमने एक शब्द रख दिया शुभागमन, तो ये ही समास का कार्य है। दूसरा है लोकप्रिय। लोकप्रिय का यदि विग्रह करें तो क्या निकल के आएगा? लोक में प्रिय। इसी तरीके से राजपुत्री, यानी कि राजा की पुत्री। माता पिता, माता और पिता। देखिए समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद एवं उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब पहले वाला पद, उत्तर पद का मतलब है बाद वाला पद। कभी पूर्व पद, कभी उत्तर पद, कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रधान का मतलब होता है मुख्य। तो कभी तो पहला वाला पद होता है प्रधान, कभी बाद वाला होता है। पूर्व पद का मतलब पहले वाला पद और उत्तर पद का मतलब उसके बाद वाला पद, आखिरी पद। कभी कभी दोनों ही पद अप्रधान हो जाते हैं और उनका एक विशिष्ट अर्थ महत्वपूर्ण हो जाता है। अब समास विग्रह के बारे में देखते हैं। समस्त पदों को अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। यानी जो संक्षिप्त हमने कर दिया था
और फिर दोबारा उसको अलग अलग करना है, तो वो हो गया समास विग्रह। जैसे पत्रोत्तर यानी पत्र का उत्तर। पत्रोत्तर एक शब्द है, यदि इसका विग्रह करें, यदि इसको अलग अलग करें तो क्या निकल के आएगा? पत्रोत्तर यानी पत्र का उत्तर। गंगा जल यानी गंगा का जल। पथभ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, अपने रास्ते से भ्रष्ट, विमुख। देशभक्ति अर्थात देश के लिए भक्ति। अब देखिए समास के भेद। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा द्वंद्व समास एवं छठा अव्ययीभाव समास। तो कितने भेद हुए समास के? समास के 6 भेद हुए। कौन कौन से? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व और अव्ययीभाव। तो पहला आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद वाला जो पद होता है वो मुख्य होता है, तथा पूर्व पद गौण होता है, तथा पहला पद होता है वो इतना मुख्य नहीं होता। समस्त पद का पहला पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। दूसरी इसकी खासियत क्या है कि पूरा जो पद है उसका पहला पद, तो पहला पद होगा वो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। इस समास में समस्त पद करते समय कारक विभक्ति या एकाधिक शब्दों का लोप होता है। कारक चिन्ह के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। तो मुख्य जो सबसे बड़ा जो बिंदु है इसको पहचानने का वो यही है। सबसे बढ़िया तरीका जो इसे पहचानने का है वो बस यही है कि इसमें कारक चिन्ह जो होते हैं वो आते हैं और उनका लोप हो जाता है। कारक चिन्ह आप सभी जानते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो तत्पुरुष समास। इसके बाद में इसी प्रकार से इन्हीं कारक चिन्हों के हिसाब से इनका फिर भेद अलग कर दिया जाता है। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, नंज तत्पुरुष। किस तरीके से इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। अब को किसका कारक चिन्ह है? को कारक चिन्ह है कर्ता ने, कर्ता का है ने, कर्म का है को। तो कर्म का जो कारक चिन्ह है वो को है, तो इसमें है यश को प्राप्त। तो को कारक चिन्ह जो है उसका लोप हो गया, को कारक चिन्ह आया, इसलिए इसमें कौन सा समास होगा? इसमें समास होगा तत्पुरुष। और यदि पूछा जाए कि तत्पुरुष में कौन सा समास है तो कर्म कारक था, इसलिए ये कर्म तत्पुरुष होगा। इसी प्रकार से करण तत्पुरुष का उदाहरण देते हैं। गुण से युक्त। अब करण का चिन्ह होता है से के द्वारा। तो गुण युक्त, गुण से युक्त। तो गुण से युक्त यानी कि से जो कारक चिन्ह है वो करण का है, इसलिए यहाँ होगा करण तत्पुरुष। इसी प्रकार से ये सारे तत्पुरुष हैं। तत्पुरुष के बाद हमारा समास आता है कर्मधारय समास। अब कर्मधारय का मतलब क्या है? कर्मधारय का अर्थ है कर्म प्लस धारय, यानी कर्म को धारण करने वाला। कर्म को धारण करने वाला, इसमें जो होता है विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। किस प्रकार से? कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण, यानी पहला पद जो होता है वो क्या होता है?
विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और विशेष्य वो है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान संबंध भी हो सकता है, जैसे अधपका, आधा है जो पका। तो अधपका, पके हुए फल की विशेषता क्या है कि वो आधा पका है। अधपका यानी आधा पका है, इसलिए पहला पद जो है विशेषण है, विशेषता बता रहा है कि वो आधा पका है। तो इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास है। सुपुत्र यानी सु का मतलब अच्छा, जहाँ भी सु शब्द लग जाता है वहाँ उसका अर्थ हो जाता है अच्छा। जैसे स्वागतम, सुधन आगतम, है ना। सुपुत्र, तो अच्छा है जो पुत्र। पुत्र की विशेषता क्या है? पुत्र की विशेषता ये है कि वो अच्छा है। तो पहला पद विशेषण है यानी विशेषता बता रहा है, और विशेषता किसकी बता रहा है? पुत्र की। पुत्र की विशेषता ये है कि वो अच्छा है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। सीधी सी बात है, जहाँ पर पहले विशेषण आए और विशेष्य आए, विशेषण और विशेष्य का जहाँ उपयोग हो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे नीलांबर, नीला है जो अंबर, अंबर यानी कि आसमान। आसमान की विशेषता क्या है कि वह नीला है। तो पहला पद है नीलांबर यानी नील, नीला है जो अंबर। पहला पद है नीला, दूसरा है अंबर। तो इस तरीके से हमने देखा कि पहला पद जो है वो विशेषण है, दूसरा विशेष्य। तीसरा जो हमारा है वो है द्विगु समास। जिस सामासिक शब्द, समस्त शब्द का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास को पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि द्विगु समास में हमेशा पहला पद संख्यावाची होगा। पहला जो पद होगा वो हमेशा संख्या को दर्शाएगा, हमेशा वहाँ संख्या आएगी। जैसे तिराहा, तीन संख्यावाची। चतुर्भुज, चौराहा, है ना। इस तरीके से त्रिफला, त्रिशूल। तो इसमें पहला पद जो होता है वो हमेशा संख्या को दर्शाता है। द्विगु समास को पहचानने का तरीका यही है कि पहला पद संख्यावाची होगा। इस तरीके से आज हमने देखा समास के भाग, समास की परिभाषा, समास किसे कहते हैं, समास का उपयोग क्यों होता है, इन सभी बिंदुओं पे हमने चर्चा की। समास के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं, उसमें से 3 हम पढ़ चुके और 3 कल हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। 3 हमारे समास कंप्लीट हुए हैं और बाकी 3 के बारे में हम कल पढ़ेंगे और फिर से विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।